छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि आज का बड़ा सवाल आपके सामने रखें, कुछ तस्वीरें जो अपने आप में हमारे सवाल को आपके सामने प्रमुखता से पेश करेंगी। जी हां, आपको अभी हम दिखा रहे हैं 5 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरभंगा से, बिहार के मोकामा से, पटना से, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की 2 जगहों से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्पष्ट तौर से देखिए कि किस तरह से सवर्णों का विरोध आज तमाम जगहों पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है और ये बात स्थापित हो रही है कि आज बड़े पैमाने पर पूरे देश के कोने कोने में, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र के कुछ एक जगहों पर सवर्णों का विरोध बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। इस विरोध के 2 आधार हैं। पहले तो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में जो फेरबदल किए थे, जो थोड़ी बहुत नरमी दिखाई थी, उसे सरकार ने अपने बिल के जरिए जो निरस्त किया है वो सरकार ने गलत किया है और इसके लिए विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात तो यह है कि आज इस बात को लेकर जबरदस्त मांग उठ रही है कि क्यों ना आरक्षण का आधार आर्थिक बना दिया जाए। हालांकि इस पर बहस लगातार होती रही है, लेकिन बंद की ये तमाम तस्वीरें आज प्रदर्शित कर रही हैं कि कैसे पूरा देश आज विभाजित है आरक्षण के मुद्दे पर। तो क्या आरक्षण आज हमारे देश को 2 टुकड़े करता हुआ कि अगर राजनीतिक पार्टियों की माने तो राजनीतिक दल बिल्कुल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो आइए आज का बड़ा सवाल अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं वह स्पष्ट तौर से आरक्षण से ही संबंधित है, जिसमें हम आपके सामने यह कहना चाहते हैं कि आज आरक्षण को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है, क्या यह वाकई में होनी चाहिए? क्या आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंस गई है? जी हां, यह मुद्दा आज बड़ा है। क्या तकरीबन 17% वोट शेयर साधने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 70% वोट शेयर अपने पाले से खिसका दिया है? क्या SC/ST एक्ट पर सरकार ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है? क्या SC/ST एक्ट पर सरकार घेरे में आ चुकी है? इसके साथ साथ अन्य कई सवाल खड़े होते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही मतभेद है? इस बात को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है जो इस पर चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं जो कि कृष्ण कथावाचक हैं, लेकिन इस पूरे मूवमेंट में लगातार आगे बने हुए हैं। वो सिर्फ मुझसे बात करेंगे, वो चाहते हैं कि पैनल डिस्कशन में वो ना रहें, इसलिए मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ मुझे सवाल पूछने दें। अशोक भाटी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल दलित एसोसिएशन के। उसके बाद सूरजपाल सिंह अमू जी हमारे साथ जुड़ेंगे, SR दारापुरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लोकेंद्र कलवी जी और डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी, आज जो देश में हो रहा है, जिस तरीके से विरोध के स्वर मुखर तरीके से सड़कों पर दिख रहे हैं, क्या यह वाकई में सही है और क्या इसी तरह का विरोध होना चाहिए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जी। क्या आवश्यकता आन पड़ी थी आज के इस दिन की, जब सारी बात कंफर्म हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात कह दी थी और गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जी। लेकिन आज हम इस स्टेज तक पहुंच गए। इस दिन की जरूरत क्यों आई? ये दिन क्यों आ गया हम लोगों की लाइफ में कि हम लोगों को ये सब करना पड़ा, या हमारी जनता ऐसा कर रही है? तो ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ये तो सरकार ने और सभी दलों ने मिलकर तय किया है। इसे संशोधन के तहत सरकार ने संसद के द्वारा पारित किया है। क्या आप सरकार के इस पूरे फरमान को भी नहीं मानने को तैयार है? ये आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, फरमान। ये एक कानून नहीं है, बिना जांच के 6 महीने के लिए अंदर डाल दे, फरमान ही है जी कि जाके अंदर डाल दो, जांच होती रहेगी बाद में। हम तो इतना ही तो मांग कर रहे हैं कि पहले जांच कर लो, गुनहगार को अंदर डाल दो, अगर गुनाह नहीं किया है तो उसके ऊपर ये चार्ज न लगे, उसके ऊपर ये केस न चले। यही तो मांग है हमारी। और इसमें गुनहगार एक पार्टी नहीं है। इसको इस तरीके से पारित करने में जो पूरी पार्टियों ने अपना हाथ निभाया, रोल निभाया है, वे हद है, वो गजब की बात है। इतना प्यारा भाईचारा तो मैंने इन 4.5 सालों में कभी देखा ही नहीं। लेकिन देवकीनंदन जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, जिस भारतीय जनता पार्टी के कई नेता स्पष्ट तौर से ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि आरक्षण का आर्थिक आधार होना चाहिए, जो इस तरह के SC/ST एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका डाइल्यूशन किया था, उसे पुनर्गठित करने को लेकर अपने विरोध के स्वर बुलंद कर रहे थे, उसी भारतीय जनता पार्टी ने इसकी अगुवाई की। विरोध के स्वर जरूर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी अगुवाई की। बिल सरकार लेकर आई है, तो आपकी नाराजगी किससे ज्यादा है, सरकार से या विपक्षी पार्टियों से? मुझे उस पार्टी का नाम बताइए जिसने इसका विरोध किया हो।
मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपकी नाराजगी किससे ज्यादा है? उन सभी 700 कुछ सांसदों से जी, जिन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में बिना ये सोचे समझे कि किस पे कितना साइड इफेक्ट होगा, ये बिना सोचे जो समाज को बांटने का काम जो ये कानून करेगा, उस पे मोहर लगा दी। मेरी नाराजगी सबसे, मेरी अकेले की नाराजगी नहीं, जो समाज आपको रोड पे दिख रहा है उन सबकी नाराजगी उन्हीं सबसे है। देवकीनंदन जी, सवाल ये उठता है कि सरकार ने 2014 में एक अमेंडमेंट बिल सामने रखा था जिसमें SC/ST एक्ट को और ज्यादा कड़ा और मजबूत बनाया गया था। उसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। जो विरोध आज आप कर रहे हैं, इसे 2014 और 15 में क्यों नहीं किया आप लोगों ने? उस वक्त ये आवाज कहां थी? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, आज हम आज की बात कर रहे हैं, आज की स्टेटस, आज की जो सिचुएशन है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं एज ए कथावाचक, क्योंकि मैं कोई राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं जी, मेरा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा तो मेरी गीता है, मेरी भागवत है, धर्म का प्रचार है, समाज को एक साथ रखने का है जी। मैं सभी वर्गों के साथ में हूं, किसी वर्ग के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कानून बने, किसी का भी शोषण ना हो, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि कानून सुप्रीम कोर्ट ने जब बना दिया था तो उसके अगेंस्ट जाने की जरूरत क्या थी? और सरकार ने अगर ऐसा किया भी तो बाकी के दल क्या कर रहे थे वहां पर? बाकी के दलों में किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि जरा एक बार उनके बारे में भी सोच लीजिए, जो गलत इसका मिसयूज का शिकार होंगे? तो आप ये बताइए कि अब आगे का रास्ता क्या है? विरोध का रास्ता तो आप इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन लगता नहीं कि कोई सुनने को तैयार है। जैसे मैं आज ही का आपको मसला देता हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, JDU, आप किसी भी राजनीतिक दल से बात कर लीजिए, आज कोई भी प्रवक्ता आरक्षण के मुद्दे पर बहस करने को टेलीविजन पर तैयार नहीं है। कोई नहीं बात करना चाहता साहब, सब पैर घसीट के पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, क्या यह देश उनका नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम इस देश के वोटर नहीं हैं? क्या हम लोगों को इस भारत में जीने का अधिकार नहीं है? अगर है तो क्या भारत के नागरिकों की एक की सुनी जाएगी और एक की नहीं सुनी जाएगी? ऐसा होगा? कानून के माध्यम से हम लोग जातिवाद की राजनीति करके इस देश में रहने वाले नागरिकों को मतभेद पैदा कर देंगे? हम लोग इसलिए राजनीति कर रहे हैं, हम लोग इसलिए पार्टी चला रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे में जातिवाद का जहर घोलकर हम लोग उनको बांट दें और हम राज्य करें। डिवाइड एंड रूल तो ये अंग्रेजी बहुत थे, हम लोग अपने क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही वो लोग हैं जिनको चुनकर आप लोगों ने भेजा है ना, आज यही लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन क्या करेंगे आप? फिर 19 में फिर भी तो चुनना है। इनको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए, क्या इन पार्टियों में से एक भी पार्टी ये कहेगी कि हमें उन लोगों का वोट नहीं चाहिए जो हमारे अगेंस्ट है इस टाइम, या जो असंतुष्ट हैं इस समय? चलिए, क्या वो पार्टी कह पाएंगे? मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमने आपसे बात की थी कि हम आपसे बिल्कुल अलग बात करेंगे, बिल्कुल आग्रह कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे अब आग्रह करते हैं कि हमारे डिबेट पे बने रहिए थोड़ी देर तक हमारे साथ। देखिए, मैं निवेदन करूंगा आपसे जी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेरे से जो आपको प्रश्न करना है वो अभी कर लीजिए जी, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। चलिए ठीक है, चलिए आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। देवकीनंदन जी बहुत धन्यवाद, और हम इस चर्चा को अब जरा आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सही, जो हमारा विचार है ये किसी के अगेंस्ट नहीं है जी। देश को एक साथ रख के आगे बढ़ने में, देश का विकास हो, ऐसा कानून देश में बनना चाहिए, यही चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अशोक भाटी जी, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज एक अलग स्वर है जो देश में गुंजित हो रहा है। बार बार यह बात कही जा रही है कि आज सवर्णों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या कहेंगे आप? ऐसा लग रहा है कि भाटी साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है। दारापुरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दारापुरी जी, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सड़कों पर उतर रहा है और कह रहा है कि आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि आप SC/ST के साथ इंसाफ करते हुए दिखना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो SC/ST एक्ट के बहाल होने को जो कह रहे हैं कि अब सवर्णों के साथ बेइंसाफी होगी जी, इनके मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, सदियों से उनके साथ बेइंसाफी होती आई है, तब आप कहाँ थे? तब आप क्यों नहीं बोले? अब आप सारे तथ्यों को गलत रख के आप एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो कानून है, भाजपा पार्टी जो कानून जो संशोधन किया है उसमें कुछ नया नहीं लाया गया है। वो वही कानून था जो 1989 से या 14 अप्रैल 2016 को जो भाजपा सरकार ने संशोधन करके जो लाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उसको लागू करने की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ गाइडलाइन जारी की थी,
दलितों ने उसका विरोध किया, उससे ये एक्ट बिल्कुल निष्प्रभावी हो जा रहा था। एक सच्चाई ये भी है 2014 के बाद अब तक दलितों के ऊपर 5.5% के हिसाब से अत्याचार बढ़े हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अत्याचार बराबर बढ़ रहे हैं। और ये कानून जो है दूसरी तरफ कानून तो यानी आपको लगता यहाँ पर आपको लग रहा है, यानी कि अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ दारुपुरी जी, आप ये कह रहे हैं कि ये विरोध अपने आप में बिल्कुल नाजायज है। अमू जी, आप लोग बेवजह की बात को लेकर विरोध के स्वर को बुलंद कर रहे हैं और सड़कों पर इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। उस कानून में एक प्रक्रिया होती है। अजय जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी, सदियों से इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद आरक्षण का मजा ये लूट रहे हैं। इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, अब ये पूर्व आईपीएस जो धारा सिंह जी जो बोल रहे थे, मुझे लगता है मुझसे पहले, उनकी भाषा भी वही है। वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। क्या उनको एक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है? क्या एक्ट का दुरुपयोग होता रहा है? उसके विरोध में आज पूरा हिंदुस्तान, स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर आ गए हैं। अभी तो पहली झांकी है मध्य प्रदेश, बिहार और ये जो राजस्थान के अंदर अब छोटा सा सैंपल आज देखा है आपने। जब पूरा देश बंद होगा तब क्या होगा? ये हम लोगों को भड़का रहे हैं। हम लोगों ने ना पहले इनको अपने से अलग किया, ना अब अलग करना चाहते हैं। दारापुर जी, क्या आज शेड्यूल कास्ट के लोग सवर्णों को दबा रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं दबा रहे, कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को भड़काकर ये जो अपनी दुकानें चला रहे हैं। दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 है, मुझे भी पता है साहब, सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा। तो आप कहाँ कह रहे हैं कि सवर्णों पर अत्याचार हो रहा? भैया, स्वर्ण जो दलित है सबसे ज्यादा अत्याचार का शिकार है। और भाजपा शासित राज्यों में एक और आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि भाजपा जो 2016 की एनसीआर है उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय पे आपका भरोसा नहीं है भाई, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं या मैं बोलूं। अरे साहब, आप कैसे बोलेंगे? आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप लोग तो हमको जबरदस्ती हमारे को आतताई बता रहे हैं। हम लोग गुंडे हैं, हम लोग बदमाश हैं, हमें बोलने का बोल लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा, पहले बोल लीजिए जो बोलेंगे। आप बोल लीजिए सारा जो बोलना है, फिर मैं बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देश जला दिया आपने। अच्छा, चलिए मैं जरा यहाँ पर मैं जरा लोकेंद्र कवि जी को भी यहाँ पर शामिल करूँ। मैं प्लीज मैं लोकेंद्र कवि जी को भी जरा यहाँ शामिल करना चाहता हूँ। 1 मिनट दारापुर जी प्लीज। लोकेंद्र कवि जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारे देश में जो कानून है उसे उसी शक्ल में सरकार ने बहाल किया जो पहले था। अब इस पर अचानक ये विरोध के स्वर क्यों बुलंद हो गए हैं? ये राजनीति नहीं तो क्या है? जी, देखिए, ये जो भी कानून था जिस दिन बना था उस दिन से थोड़ा बहुत विरोध इसका होता रहा था। मैं एक पत्रकार की बाड़मेर से, दुर्ग सिंह राजपुरोहित उसका नाम, पटना में एक मुकदमा दर्ज होता है। अभी पिछले महीने की बात है, 9 दिन जेल में रह के आता है क्योंकि वो पत्रकार था और बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी का इंटरव्यू ले रहा था जिस समय पटना में उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ। जिसने दर्ज करवाया उसने मना कर दिया कि मैं न तो जानता हूं कि बाड़मेर में किसी को, इसलिए वो 9 दिन बाद छूट के आया। मैंने अभी राष्ट्र के बहुत उच्चस्थ पदों पर बैठे लोगों से बात करी है जब ये मामला बन रहा था। मैंने कहा साहब, मैं 6 महीने जेल में रह जाऊंगा, मेरा घर परिवार, खेत खलियान, बच्चे वगैरह सब तकलीफ उठा लेंगे, पर 6 महीने बाद जब इसकी तफ्तीश होगी और मैं बरी हो जाऊंगा, मेरे जिंदगी के 6 महीने कहां से आएंगे? और अजय भाई, जो आप सवर्ण कह रहे हैं ये गाली है, ये छुआछूत है। और आज सवर्ण नहीं, आज समस्त ओबीसी वाले आरक्षित वर्ग के लोग भी इसमें शामिल है। और राजस्थान में तो आप अद्भुत बात देखिए, अनुसूचित जाति के लोग भी, उनका भी एक संगठन इस बारे में समर्थन कर रहा है कि साहब, जब कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, व्यवस्था वो दी जो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लागू की। मायावती जी आज दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है। क्या व्यवस्था दी कि पहले जांच करो फिर गिरफ्तार करो। 29 अक्टूबर 2009 को मायावती जी ने यह फैसला दिया है उत्तर प्रदेश में। अब सस्पेंड हो गया वो सस्पेंड हो गया उत्तर प्रदेश में। तो क्या वो फैसला उन्होंने बिना सोचे समझे दे दिया? शुद्ध राजनीतिक कारणों से दिया होगा, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। पर मैं ये मानता हूं, पद्मावत पर हमारा विरोध था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, सरकार तब तो नहीं गई।
ये अयोध्या वाला मामला, राम मंदिर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उस पर तो सरकारें नहीं बोल रही कि साहब कोर्ट के बाहर हम इस तरह का अध्यादेश जारी करेंगे। 370 वाला मामला, तो क्या अब ये इतना जरूरी था कि जिस पर वो बात आपने महत्वपूर्ण बात यहां पर रखी, दानापुरी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। दानापुरी जी इसका जवाब दीजिए आप, क्या ये सिर्फ अवसरवादिता नहीं है सरकारों की, राजनीतिक दलों की, जो अभी सवाल उठा रहे हैं कवि साहब? दानापुरी जी। देखिए, ऐसा है कि आरक्षण पर और SC/ST एक्ट पर शुरू से राजनीति होती आई है। मायावती भी SC/ST एक्ट पर राजनीति कर रही थी, वो भी स्वर्णों को, जो जिसको वो सर्वजन कहती है, उसको खुश करने के लिए उसने भी SC/ST एक्ट के लागू करने पर रोक लगाई थी। हम लोग उसके विरोध में हाई कोर्ट में गए थे क्योंकि उसका आदेश बिल्कुल गैर कानूनी था और दलित इससे बहुत नाराज हुए थे और दलितों ने मायावती को चुनाव में उसका जवाब भी दे दिया था। मायावती का आदेश बिल्कुल गैर कानूनी था, उसको कोई अधिकार नहीं था, दलितों ने विरोध किया। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये मायावती का तो खैर उससे ज्यादा था, उसने तो कहा था लगेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो कि कानून का शिथिलीकरण था, जिसका असर ये होता कि ये कानून लागू ही नहीं होता। आप जानते हैं, मैं पुलिस विभाग में रहा हूं, जो गरीब आदमी है उस बेचारे की पहले तो FIR ही नहीं लिखी जाती। FIR अगर लिख भी ली जाएगी तो पुलिस का नजरिया क्या रहता है, और जिसके खिलाफ लिखी जाती है वो क्या करता है, वो उसको डराता है, धमकाता है, गवाहों को तोड़ता है, सब तो कुछ। ये गरीब की बात कौशल कांत जी, गरीब क्या सिर्फ SC गरीब परेशान होता है? मुझे नहीं समझ, क्या सवर्ण या OBC गरीब परेशान नहीं होता? 6 महीने वाली कोई बात नहीं है भैया। कौशल कांत जी, सारे खुद ही बता दिया कि थाने में जब कोई भी गरीब जाता है और उसकी प्रक्रिया उसके बाद होता है, ये 6 महीने वाली कवि साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट जी, कौशल कांत जी प्लीज आइए। अभी हमारे पहले साहब बोल रहे थे, वो खुद IPS ऑफिसर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया, और उनका खुद कहना है कि गरीबों की नहीं लिखी जाती। तो सर, गरीबी तो जाति देखकर नहीं आती है और किसी धर्म को भी देखकर नहीं आती। तो फिर आप लोग, अगर ये हम किसी भी दलित के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसका समर्थन बिल्कुल कतई नहीं कर रहे हैं। हम केवल उस इनोसेंट आदमी के साथ हैं जो गलती से इसमें मिसयूज की वजह से परेशान होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा ये कहती है कि 100 बेगुनाह छूट जाएं, लेकिन 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा उस बेगुनाह के साथ है तो आखिर इस पर्टिकुलर कानून में क्या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को नहीं मारा जा रहा है? हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं जो लोग मिसयूज करते हैं, और हम उस इनोसेंट आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं जो गलती से जेल में डाल दिया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केवल 7 दिन के लिए, 7 दिन की जांच के बाद आप गिल्टी पाओ कर दो अंदर। भाई, इसमें 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय मच रहा था? अपनी बात रखना चाह रहे हैं अमू जी, प्लीज बताइए। सर, ये जो पूर्व IPS अधिकारी बोल रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। देश के मलाईदार पदों पर आप रहे हैं, क्या आप अपना आरक्षण छोड़कर एक जो अति पिछड़ा अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, क्या उसको न्यूज नेशन पर आप बैठकर ये कह सकते हैं कि मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, मेरी जगह उस गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आरक्षण दिया जाए क्योंकि मैं पूर्व IPS रह चुका हूं भारत सरकार में? अरे, उत्पीड़न आप कर रहे हैं, उत्पीड़न अपने समाज का आप कर रहे हैं। आप लोग आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, सदियों से जुल्म हो रहे हैं। अरे, किसने जुल्म कर दिया? दानापुरी जी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अभी हमारे साथ अशोक भारती जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दानापुरी जी, क्या आप अपना आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं? जी, ऐसा है यहाँ पर चर्चा SC/ST एक्ट पर हो रही है, आरक्षण पे बहस करने होगी तो अलग से करेंगे। तो वो जो जवाब देने में क्या चला जाता मतलब है? ये था कि जो कमजोर आदमी है बेचारे की FIR नहीं लिखी जाती। अधिकारी नहीं है, बहुत बड़े। मेरा ये नहीं था कि आर्थिक तौर पे वो गरीब है, जो कमजोर आदमी है उसकी FIR नहीं लिखी जाती। मैं जानता हूँ। अशोक भारती इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी, अशोक भारती जी। अमू जी, सूरजपाल जी, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। कौशल कांत मिश्रा जी भी बैठे हैं, यूथ फॉर इक्वलिटी वाले।
कि जो सामान्य सर सुन लीजिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी को देने दो ना अशोक जी। सर मैं तो समाज के नाते जवाब दे रहा हूं, आप उनको आईपीएस अधिकारी के नाम पूछ लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सामान्य वर्ग की जो 50 सीट, सामान्य वर्ग की जो 50% सीटें हैं उसमें क्रीमी लेयर लगा दीजिए। क्या आप रसूखदार लोग हैं, आप धनवान लोग हैं, संपत्तिवान लोग हैं, क्या आप अपने समाज के गरीब लोगों के लिए अपनी सीटें छोड़ने को तैयार हैं? ये बता दीजिए। इसका जवाब मैं देता हूं अशोक जी। अगर आप मुझे आरक्षण दे देते हैं, एक मिनट अलवी जी, देंगे, एक मिनट अशोक जी, मैं जवाब देता हूं। आप अगर मुझे आरक्षण देते हैं ना, मैं अपने जाति के गरीब के लिए उस सीट को छोड़ दूंगा, पर मुझे तो आरक्षण मिला ही नहीं। मैं कभी आरक्षण का विरोधी नहीं रहा हूं। मैं इस जातिगत आरक्षण का विरोधी हूं जिसने देश को इतना खंडित कर दिया है, और मैं इसके लिए विरोध करता हूं क्योंकि इसकी वजह से आप देखिए हमारे देश में आज का यह हाल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ क्षणों के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे कुछ क्षणों के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन बहस जारी है। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं और फिर इस बहस का एक अगला आयाम, और वो आयाम ये है कि क्या आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जिसकी मांग बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने से हो रही है। यहां तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर अपनी बात स्पष्टता से रख रहे हैं। आज का सवाल, क्या आरक्षण पर फंस गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? यह है आज का बड़ा सवाल, और इस पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक भारती जी मौजूद हैं, सूरजपाल सिंह अमू जी मौजूद हैं, SR दारापुरी जी मौजूद हैं, लोकेंद्र कलवी जी मौजूद हैं, डॉक्टर कौशालकांत मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कलवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि ये मांग बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है और बीजेपी के कई नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, नितिन गडकरी, CP ठाकुर, उसके साथ साथ हर्षवर्धन सिंह दुर्गापुर जो कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तमाम ऐसे लोगों ने कहा है कि आर्थिक आधार होना चाहिए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर एक आवाज नहीं रखी। एक प्रतिनिधि नहीं है बीजेपी का या कांग्रेस का जिस मुद्दे पर बहस करने को भी तैयार हो। कलवी जी। जी, अभी मैं देवकीनंदन जी ठाकुर का धन्यवाद देना चाहूँगा जो अभी पैनल पे भी थे। परसों ग्वालियर में एक हमारा बहुत भव्य बड़ा आयोजन था जिसमें देवकीनंदन ठाकुर जी का भी आशीर्वाद था जी। मैं अभी मुंबई हूँ, कल शायद नागपुर जाऊँ। उस आरक्षण की समीक्षा के बारे में जिसको सरकारी समर्थन नहीं मिला, आरक्षण की समीक्षा शब्द किसने निकाला? मोहन भागवत ने। उस समीक्षा की विवेचना किसने की? मनमोहन वैद्या ने। उस पर रोज चर्चा कौन करते हैं? भैया जी जोशी। उस पर लिटरेचर फेस्टिवल में सबसे अच्छी तरह से कौन बोल पाते हैं? वो है दत्तात्रेय होसबोले। मैं ये लोगों के नाम वो ले रहा हूं जिन पर पर्दे के पीछे से सरकार चलाने के आरोप भी बहुत बार लगते रहते हैं। ये आरएसएस के टॉप 4 लोग हैं, पर जो ये कह रहे हैं उन पर अमल किसको करना है? सरकार को। और जो आर्थिक आधार पर जो आप विवेचना करवाना चाहते हैं जी, मैं न तो किसी के पक्ष में हूं न खिलाफ में। मैं बहुत स्पष्ट हूं, मैं दलित के खिलाफ नहीं हूं, पर जो सामाजिक समरसता या ताना माना कोई जातीय वैमनस्यता फैलाई जा रही है, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि इस आरक्षण की व्यवस्था को सुधारने के लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो कर देना चाहिए। क्या मोहन भागवत नहीं कह रहे कि 70 साल बाद आबादी के, 70 साल बाद आजादी के अब आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए? बिहार में उसको मान लिया समाप्त कर देंगे। अरे कैसे कर सकते हैं समाप्त, जब पूरा का पूरा? यानी मैं आपकी बात अगर सही समझ रहा हूं तो आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरोकारी कर रहे हैं। कलवी साहब, कलवी साहब, क्या मैं आपको सही समझ रहा हूं? आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरोकारी कर रहे हैं, हाँ या ना? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं आरक्षण की समीक्षा के लिए मोहन भागवत जी के बयान की हाँ मिला रहा हूं। यानी कि आप दरअसल बीच का रास्ता ले रहे हैं, सब कुछ साफ साफ नहीं कह रहे, आरक्षण खत्म हो ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ कम से कम गोलमोल यही बात कह रहे हैं। अशोक भारती जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इस पैनल में सब लोग इस बात पे सहमत होंगे, कालवी जी समेत, और उनके पिताजी तो जो है समाजवादी आंदोलन के बड़े पुरोधा थे। वो ये मानते थे कि इस देश में जाति एक सच्चाई है। अगर जाति की वजह से भेदभाव ना हो, जाति की वजह से लोग गरीब ना हो, जाति की वजह से उनको प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, जाति की वजह से उन पर अत्याचार ना हो,
तो मैं कहता हूं ये चीजें खत्म कर दीजिए, ये तीनों चारों चीजें खत्म कर दीजिए, फिर आपको जिस आधार पे जो आरक्षण करना है कर लीजिए। लेकिन दलितों पर तो आप क्रीमी लेयर लगाएंगे और सामान्य वर्ग पर कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी, ये स्वीकार, सामान्य वर्ग के पास आरक्षण कहाँ है? स्वीकार नहीं हो सकता। सामान्य वर्ग के पास आरक्षण कहाँ है? अशोक भारती, क्रीमी लेयर तो आरक्षण पर लगा है ना। अशोक भारती जी, मैं ये कह रहा हूँ क्रीमी लेयर तो सबके लिए लागू कीजिए ना। अरे खाली आरक्षण तो दलितों के गरीबों से आपका धन्ना सेठ कंपटीशन करेगा, ये कैसे हो जाएगा? कौशल जी, अशोक जी, इसमें क्या बुराई है कि अगर 22% जो दलितों का आरक्षण है उन सब का इनकम सर्टिफिकेट मंगा लिया जाए, जो सबसे गरीब हो उसका आरक्षण दे दिया जाए। मुझे नहीं लगता मैं कह रहा हूं आप सामान्य वर्ग की सारी सीटें जो 50% है वो रिजर्व नहीं है, लगा दीजिए। वो रिजर्व नहीं है, वो रिजर्व नहीं, पर वो भी तो आप अगर गरीबों के हितैषी हैं, जी आइए अमू जी बोलिए प्लीज। आप सीटें दे दीजिए उनको। अरे भाई आप अपने आप को सुरक्षित रखते, इनको चुप करें सर। के गरीबों को धोखा देना चाहते हैं, गरीब अपने समाज के गरीबों को धोखा देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलने वाला है। एक इसका सर सॉल्यूशन। हाँ अमू जी प्लीज बोलिए। अमू जी कब लेते जी? भैया इनको चुप करो अजय जी प्लीज। हाँ बताइए। चुप करें सर। मैं सर कहता हूँ ये जो दलित चिंतक बैठे हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ कि जो 10 लाख रुपए से ऊपर की आय वाले जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो खुद कहें कि जो अति पिछड़ा अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जी, आरक्षण उसको मिले, जो दुखी है, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है। अगर ये चिंतक है तो, और अगर ये राजनीतिक दलों के दलाल हैं तो इनको इस प्रकार का ड्रामा टीवी पे बैठ के नहीं करना चाहिए। अति पिछड़े दलितों की चिंता करो ना। अशोक जी इसका जवाब दीजिए। दानापुरी जी से भी इसका जवाब लेता हूँ। अशोक जी और दानापुरी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमू जी क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अनुसूचित जाति के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 व्यक्ति के साथ जब उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा उसमें भेदभाव नहीं होगा? क्या गारंटी दे सकते हैं? गारंटी दीजिए, हम तैयार हैं। अच्छा बिल्कुल नहीं होता। आप सरकार, आप विश्वास सर, अशोक जी सरकार पे भरोसा तो करना पड़ेगा। साहब कैसे भरोसा करें? मेरे पास आंकड़े हैं। 70 साल में क्लास 1 कैटेगरी में 70% सीटें सामान्य वर्ग के पास है। आप मेरे को बताइए 50% आरक्षण है, क्यों अभी तक 50% सीटें नहीं भरी गई? बताइए ना साहब, हमें कैसे विश्वास करें? ये सरकार पर विश्वास का तो तरीका होना चाहिए, कोई इंडिकेटर होने चाहिए। आप 4 इंडिकेटर बता दीजिए। कौशल कांत जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा सबसे सवाल है कि क्या आरक्षण दे करके जाति का वैमनस्य आप खत्म कर रहे हैं? नहीं। अगर आप जाति के नाम पर आरक्षण लेते रहेंगे तो शायद आप इस जाति को जिंदा रखेंगे, और जब तक ये जाति जिंदा रहेगी तब तक आपके बीच में जो एक दूसरे से डिस्पैरिटी वो खत्म नहीं होगी जाति के नाम पे। तो मेरा अनुरोध ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो क्राइटेरिया बनाए जाने चाहिए जो इंडिविजुअलिस्टिक हो। हमारे बैंक का अकाउंट अकेला होता है, हमारा आधार कार्ड अकेला होता है, लेकिन जब हमें आरक्षण की बात होती है तो हमारी जाति को पकड़ा जाता है। गलत यहाँ पर है, और इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए। क्राइटेरिया दानापुरी जी इसका जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, ये जो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो जाति खत्म हो जाएगी, तो जब आरक्षण नहीं था तब आपने जाति खत्म कर दी। हाँ सर, इसका जवाब मैं देता हूं। जाति बनी आ रही है, बिल्कुल सही। और इस जाति के आधार पर ऐतिहासिक तौर पे आपने इस दलित वर्ग को या जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनको किस हालत में रखा? बिल्कुल सही दानापुरी जी। आज आप जो आगे जो अड़ंगा ला रहे हैं कि आरक्षण के कारण जो है जाति जिंदा है, जाति को बढ़ावा मिल रहा है, अरे भैया ये उसके कारण नहीं है। अच्छा, आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है जिसको हिंदू धर्म स्वीकृति देता है, ये समाज केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, आर्थिक व्यवस्था भी है। आप देख लीजिए जितने बढ़िया पेशे हैं, जितने साफ सुथरे पेशे हैं, इनके हाथ में है। हाँ सुनिए दानापुरी जी, आप एक पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर हैं, लगाए रखा। आज सर कंटिन्यूअस बोले जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा आप सवाल तो पूछ रहे हो, सुन रहे आपका सवाल सुन रहे हैं, बताइए अपनी सवाल पूछिए। दानापुरी दिन में कष्ट क्यों होने लगा? दानापुरी जी ये बताइए, सदियों की बेइंसाफी उनकी देखिए। दानापुरी जी सदियों की, उसका कोई जवाब? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई है 1950 में। 1950 के बाद हम और आप एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप पढ़े लिखे सिटीजन हैं,
आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने चलेंगे तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनेगा और मुगलों को यहां से खदेड़ा जाएगा। हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, ये फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह की बात करेगा तो हमारे देश का दलित का कभी भला नहीं हो पाएगा। आप लोग जातियों को छोड़िए और जाति छोड़कर आगे बढ़िए, तभी देश का भला होगा। लोकेंद्र जी को ले, लोकेंद्र जी आपकी क्या राय है इस पर? लोकेंद्र जी, मैं देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं भीमराव अंबेडकर को ही कोट करना चाहूंगा। संविधान निर्मात्री समिति में भीमराव अंबेडकर का एक बयान लिखित है कि ये जो आरक्षण, ये जो समानता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सुविधा का जो प्रावधान दे रहे हैं आर्टिकल 14-15 में और सब सेक्शन 6 में, ये एक छुआछूत का तरीका है जिसको 10 साल से ऊपर नहीं चलने देना चाहिए, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। मायावती ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होना चाहिए, पहले जांच करो फिर गिरफ्तार करो। मैं तो कह रहा हूं, अभी किसने, अम्मू ने कहा कि वो दयापुरी जी का सम्मान करता है, मैं तो सम्मान नहीं करता हूं। जो इस तरह से हां नहीं भर सकते, मैं तो कह रहा हूं दलित राष्ट्रपति थे नारायणन साहब, के आर नारायणन साहब, कितना बड़ी बात है कि एक दलित राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचा, आज भी है एक दलित राष्ट्रपति। क्या उनको, नारायणन साहब को तब चिंता नहीं थी कि चित्रा नारायणन उनकी ग्रैंड डॉटर के समान वो IAS बने शेड्यूल कास्ट के कोटे से? मेरे गांव का दलित, मेरे गांव का भीमा मेघवाल वो कब बनेगा? वो IAS छोड़ वो थानेदार कब बनेगा? वो तहसीलदार कब बनेगा? है ये दयापुरी जी में हिम्मत कि मेरे गांव वाले उस दयापुरी जी आपको अमू जी भी चुनौती दे रहे हैं और उसके साथ साथ कलवी जी भी चुनौती दे रहे हैं, उसका सहयोग करता हूं। अमू जी, कालवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कालवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो IPS अधिकारी, पूर्व IPS अधिकारी बैठे हैं, उनको दिल बड़ा करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे, इसलिए कालवी साहब उनका सम्मान नहीं कर रहे। वो सही कह रहे हैं। दयापुरी जी, इसका जवाब आप देंगे क्या? मैं समझता हूं कि ऐसे पूर्व क्या जी, अरे नहीं कोई जवाब, बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं इसका बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं तो पहले ये पूछना चाहता हूँ, ये जो दलित तहसील बने बैठे हैं, आपको दलितों की इतनी चिंता क्यों हो रही है कि दलितों के अंदर किसको रक्षण मिले किसको ना मिले, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? सर, हम आप जैसे नहीं हो सकते कि हम उनकी चिंता ना करें। मलाई खा रहे हैं सर, हम आप जैसे हो ही नहीं सकते। देश की मलाई खा रहे हैं, देश की। दूसरा ये सुनिए, जो गलत तथ्य रखे जा रहे हैं, आरक्षण के 10 साल के लिए डॉक्टर ने कहा, अरे भैया संविधान को पढ़ो, इतिहास को पढ़ो, संविधान के अंदर ये व्यवस्था है। आप पहले सुन लीजिए, मैं बोल देता हूँ, संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, आप सुनिए जरा, अरे सुनने का मादा भी रखिए ना जरा। संविधान के अंदर ये व्यवस्था है कि आरक्षण 3 प्रकार का है। एक राजनीतिक आरक्षण, कलवी जी प्लीज बने रहिए, अभी दारापुरी जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए उनका जरूर प्लीज। के क्षेत्र में अमू जी आप भी बने रहिए। 10 साल की बात थी, वो राजनीतिक आरक्षण के लिए थी, MP MLA के लिए थी, और वो डॉक्टर अम्बेडकर तो उसके खिलाफ थे। मैं तो आपको बताऊं, आप 10 साल की बात करते हैं, संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे हमारे साथ धोखा हुआ। अमू जी इसका जवाब देंगे आप? हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार था वो गांधी जी ने मन व्रत रख के हमसे छीन लिया। उन्होंने तो कहा था नहीं होना चाहिए, ये बाकी सब जिनको रोना है वो रोएंगे दिया था कि नहीं, जिनको रोना है वो रोएंगे। इन्होंने कहा कि 10 साल, अगर ये समझे गलत हो रहा तो राजनीतिक आरक्षण है, आप कदम क्यों नहीं करवा देते? हम खुद कदम करवाइए, ये MLA MP वाला रक्षण कदम करवाइए, चुने जाते हैं वो नहीं करते, वो मांग करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आया था वो 10 साल के लिए आया था, लेकिन पुलिस से वो 10 साल के बाद 20 साल 20 साल 20 साल। और अजय जी मैं बता रहा हूँ, 2020 में ये दोबारा 20 साल के लिए बढ़ाया जाने वाला है, और ये उस आंदोलन की शुरुआत है कि 2020 में इस आंदोलन को। अच्छा, मैं एक सेकंड, मेरे पास वक्त जरा कम है, मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए मैं आप सबके पास आ रहा हूँ। अमू जी मैं आपसे मैं जरा आपसे समझना चाहता हूँ। आप अभी कह रहे थे कि चाहे जितनी भी आप सहूलियत दे दीजिए, एक समाज है हमारे देश का जो कभी भी अपने आप को
शक्तिशाली नहीं मानेगा, एम्पावर्ड नहीं मानेगा। क्यों कह रहे हैं आप ये? सर दलित समाज बहुत मानता है, परंतु ये नेता लोग जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये देश के अंदर बवंडर मचा रहे हैं। 2 अप्रैल को देश जलाया, आज कौन सी दुकानें तोड़ी गई, कहां पर आज उपद्रव हुआ बताएं? शांतिपूर्वक तरीके से आज बंद हुआ। मैं देश के, हिंदुस्तान के व्यापारियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। अरे देश में लड़कों को मरवा दिया, गरीब बच्चों को मरवा दिया। सर कौन गुनाहगार है? 2 अप्रैल को ये लोग जो बैठे हैं आपके साथ, इसलिए नहीं हुई क्योंकि दलित और आदिवासी अपने घरों में थे। अगर वो सड़कों पे निकलते थे आपका विरोध करने, जैसे आपने 2 अप्रैल को किया था, तो आज भी हिंसा होती थी। धन्यवाद मानिए, शुक्रिया मानिए दलित और आदिवासियों का, उन्होंने अपने। इसलिए आप आरोप मत लगाइए। अगर वायलेंस हुई 2 अप्रैल को तो आप लोग जिम्मेदार थे, आपकी करनी सेना के लोग जिम्मेदार थे, आपके तमाम जो भी वो जिम्मेदार थे। नहीं हो सकता मीठा मीठा खा खा और कड़वा कड़वा थूथू, ये बर्दाश्त नहीं हो, ये नहीं माना जा सकता। जी कौशल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी इस आंदोलन में शांतिपूर्ण पार्टिसिपेट किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। और आंदोलन शांतिपूर्ण ही होना चाहिए, इससे पूरा देश आजाद हो गया। लोकेन्द्र जी के पास एक सेकंड, लोकेन्द्र जी के पास चलेगा जब पार्लियामेंट्री। लोकेन्द्र जी आप कुछ कह रहे थे अभी, अब जवाब दे रहे थे आप अभी अशोक जी का। लोकेन्द्र जी। अजय जी, ये जो मूर्खतापूर्ण आरोप लगा रहे हैं, मैं उन सब मूर्खतापूर्ण आरोपों को हाँ मान लेता हूं। चलो ये सब कुछ करनी से ना कर रही है और उसके संस्थापक के तौर पर मैं जिम्मेवार हूं। अभूतपूर्व शांति के साथ में 23 सितंबर को उसी चित्तौड़ पर हम इन्हीं प्रमुख बातों पर, ये जो आपने मुद्दा उठाया न्यूज नेशन ने, उन्हीं प्रमुख मुद्दे पर देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन 23 सितंबर को हम बुलाना चाह रहे हैं। आइएगा आप, हम दिखाते हैं क्या अनुशासन होता है और कैसे हमारी करनी से ना। अभी ग्वालियर में आग नहीं लग जाती उस दिन। अशोक जी जवाब देंगे इसका? क्या बात कर रहे हैं? जैसे सम्मेलन आप कर रहे हैं, ऐसे सम्मेलन तो हम हर रोज करा करते हैं, अनुशासन के साथ। पुलिस की जरूरत नहीं रहती, प्रशासन की जरूरत नहीं रहती। दलितों के किसी भी कार्यक्रम में कोई हिंसा नहीं होती, कोई वायलेंस नहीं होती। आप दिल्ली में पूछिए, महाराष्ट्र में पूछिए, दलितों के 10-10, 20-20, 50-50 लाख लोगों के कार्यक्रम होते हैं, कहां वायलेंस हुई? जब तक आप लोग हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते, कोई वायलेंस नहीं होती। अगर आप हमारे पर हमला करेंगे तो क्या हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं? कवि जी इसका जवाब दिए। कलवी जी। अरे देखिए, आप आईपीएस हैं, मैं इतने मूर्खतापूर्ण बयानों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान भी कोई आईपीएस रैंक का आदमी देता है। किसके चूड़ियां हैं? तो चूड़ियां उड़ियों का झगड़ा नहीं है। हम तो ये बात कह रहे हैं जी कि साहब ये जो सामाजिक ताना बाना किसी कानूनी व्यवस्था के कारण बिखेरा जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, हम दलित के खिलाफ नहीं हैं। पर ये जो बात है आज क्यों नहीं मानी जाती है कोर्ट के द्वारा बात? क्यों फिर राम मंदिर कोर्ट में पेंडिंग है? राम मंदिर तो कोर्ट में पेंडिंग रहेगा और शेड्यूल कास्ट वाले मामले में कोर्ट के बाहर आदेश जारी होंगे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर जगह पर बोर्ड लगा हुआ है, हम सामान्य वर्ग हैं, कृपया हमको लज्जित मत करना वोट मांगने आने के लिए। हमें लज्जित ना करें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कलवी साहब। आप देखिए, अभी 6 तारीख को इंदौर में हूं। देखिए ऐसा है, एक तो मैं महोदय से कहना चाहूंगा, आप अपनी भाषा को थोड़ा दुरुस्त रखिए। मैं दलित भी हूँ, पुलिस वाला भी हूँ, मैं सब भाषाओं का जवाब देना जानता हूँ, पर मैं आपके लेवल पे उतरूंगा नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं अपनी भाषा को मर्यादा रखूंगा। आप थोड़ा ख्याल रखिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बाकी बीच में मेरा लिंक टूट गया था, इसलिए मैं नहीं सुन पाया, इसलिए मैं कोई जवाब देने की हालत नहीं। आप सवाल को दोहराइए, मैं जवाब देता हूं। अशोक जी, आपने कहा अभी कि चूड़ियां नहीं पहनी हुई और इसी का रिएक्शन, इसी का एक तरह से विरोध लोकेन्द्र जी कर रहे हैं। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अशोक जी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारे को मारेगा, हमारे लोगों पे गोलियां चलाएगा, तो क्या हम खामोश बैठे रहेंगे, अपनी रक्षा नहीं करेंगे? नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सवर्ण समाज, आप ये कहना चाहते हैं सवर्ण समाज शेड्यूल कास्ट पर हमला करता रहता है, लगातार विरोध करने का मौका नहीं देता? साहब 2 अप्रैल के बंद में हुआ ना,
वो चौहान जिन्होंने ग्वालियर में गोलियां चलाई, वो किसके समाज का आदमी है? दलित तो नहीं है। 3 लोग मारे उसने। लोकेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। लोकेंद्र जी, अरे 3 पुलिस वाले मारे तो ये किसने मारे? ये भी लगा दीजिएगा साहब, कालवी साहब वाली करनी सेना ने मारे 3 पुलिस वाले, 1 राजस्थान, 2 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में। ये किसने मारे? तो पुलिस वालों का क्या काम था? उनकी कोई जाति थी, धर्म थी, नौकरी पर लगे हुए थे। फिर 2 अप्रैल को 3 पुलिस वाले कैसे मरे? 19 आदमी शहीद हुए उस दिन। दलित भी थे, पुलिस भी थी, दूसरे भी थे। मैं तो कह रहा हूं उनकी शहादत को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, जिस तरह से झूठ फरेब इसका सहारा लिया जाता है, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं क्यों नहीं मान लेते आप मायावती जी कि मायावती तो राजनीतिक कारणों से कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट भी नेतागिरी कर रही है, तो अब जो अध्यादेश जारी हो रहा है क्या ये नेतागिरी नहीं है? इस नेतागिरी का जवाब लोगों ने घड़ लिया है। आज गांव गांव में ये लगा हुआ है कि हमें लज्जित मत करना मालिक। आप हम तो सामान्य वर्ग के हैं, सवर्ण वर्ण नहीं है, सवर्ण गाली है, छुआछूत है। और हम दारापुरी जी, इस तरह की गालियां मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, 70 साल आजादी के बाद सड़कों पर दिख रहा है, ये देश को बांटने वाला विरोध है या ये देश को जोड़ने वाला विरोध है? क्या अब देश जुटेगा आरक्षण के मुद्दे पर? मैं कह रहा हूं अजय भाई ये हमारा है। देखिए मैं अजय भाई ये बताना चाह रहा हूं कि ये आरोप सब हम मेरे पर लगा दिए जाए, जबकि मैं अकेला नहीं हूं। सारे सामाजिक नहीं, बिल्कुल, चलिए हमने मान लिया आपके बाद। दारापुर जी की बात सुन लेते हैं। सहयोगी हूं, पर मैं मान लेता हूं कि ये सब मेरे कारण हो रहा है। ये एक तरीके की नूरा कुश्ती है। भाजपा अपने अन्यायों के माध्यम से ये नाटक करवा रही है। अगर नाटक नहीं करवा रही होती तो आज जो कुछ हो रहा तो उसमें बल प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? दलितों के ऊपर बल प्रयोग क्यों हुआ? ये नूरा कुश्ती है, दलितों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा ये जताना चाहती है कि देखिए हम तो अपने लोगों का यानी कि घूम फिर कर बात राजनीति पर ही आ जाती है। मुझे अफसोस है, मुझे इस बहस को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल में आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, उससे कम से कम एक बात तो स्पष्ट मानी जा सकती है, जिस तरह का विरोध आज आरक्षण को लेकर सड़कों पर हो रहा है, ये विरोध कम से कम देश की एकजुटता के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। बन रही हमारे साथ क्वेश्चन माफ कीजिएगा न्यूज नेशन पर अभी और खबरें बाकी हैं। का आरोप लगाया।